तो दोस्तों, सबसे पहले नए साल के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, और कुछ बेहतर करने के बारे में आप लोग सोचें। जो भी रहा 2022 का साल आपके लिए, यदि आप सफल न हुए हों तो अब आप प्रयास करिए कि एक नई शुरुआत की जाए और बेहतर की जाए। ठीक। तो दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है और जिसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, चीज़ों के बारे में स्पष्टीकरण देंगे, वो है हिजाब के विरोध के बाद अब ईरान में गृह युद्ध का खतरा। तो आप जैसा कि है कंटेंट से ही समझ गए होंगे कि किस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारे भारत में हम लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में बार बार आवाज़ उठाते हैं, वैश्विक मंचों से देखते होंगे कि देश की तमाम औरतें जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती हैं। पर आपको बता दें, जब आप मुस्लिम कंट्री में कभी विज़िट करेंगे तो वहाँ पे स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। जब आप महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे, उनकी स्वतंत्रता की बात करेंगे, उनकी शिक्षा की बात करेंगे, तो चीज़ें पूरी तरह से बिल्कुल उलट हो जाती हैं। और यही वो देश हैं जो अपने यहाँ महिलाओं को एक डिटेन सेंटर, एक कैद खाने के रूप में रखे रहते हैं। और जब हमारे देश में कभी कोई बात होती है तो कहते हैं, अरे आप लोग महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं को यातना दे रहे हैं, महिलाओं को आपने कोई अधिकार नहीं दिया है। पर उनके देश में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। जो ईरान की महिलाएं, वो चाहती हैं कि हम हिजाब पहने या न पहने, ये हमारे खुद का विषय होना चाहिए, हम स्वतंत्र हैं। यदि कुछ महिलाएं हैं जहाँ पर हिजाब नहीं पहन सकती, तो उस जगह पे ये चाहती हैं कि हमें स्वतंत्रता दी जाए, ये हमारा होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम पहने ना पहने। अब कुछ देशों में आप चले जाएंगे ना, ड्रेस कोड को लेकर बहुत बड़ा कानून बनाया गया है। यदि आप उनके हिसाब से ड्रेस कोड नहीं पहनते हैं, और ख़ासकर महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपको देश निकाला जा सकता है, या फिर आपको उम्र भर कैद में अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान के बारे में। पिछले 4 महीने से जिस प्रकार से हिजाब को लेकर वहाँ की महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि अन्य जो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे आपका यूरोप हो, सारे देश तकरीबन पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस प्रकार से ईरान की सरकार और वहाँ के तत्कालिक जो है राष्ट्रपति है, कितनी बर्बर और हिंसा से वहाँ की औरतों का दमन कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कभी भी किसी भी मानवाधिकार के लिए सही नहीं है। क्या जो विश्व मानवाधिकार है उसे नहीं पता है? अब कहाँ चला गया बताइए? अब क्या यहाँ पे वैश्विक स्तर पर जाकर इस बात को नहीं उठाना चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सारी चीज़ें बस बनी हुई हैं। सबको पता है म्यांमार में आंग सान लू जो हैं, और वहाँ की जो पहले नेता थी, आज उन्हें सैन्य, जो वहाँ की सैन्य सरकार चला रही इस समय, उनको तकरीबन कई सालों की सज़ा सुना दी है। पूरी मानवाधिकार जानती है कि उनके ऊपर गलत तरीके से दोषारोपण किया जा रहा है, उन्हें फंसाने का कार्य किया जा रहा है, पर कोई भी देश खुलकर साथ नहीं दे रहा है कि उन्हें उस पिंजड़े से आज़ाद किया जाए। तो यही है, यदि आप खुद में यदि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं, तब दुनिया जाकर आपका साथ देती है। तो इसीलिए आपको लड़ना पड़ेगा। जब आप लड़ेंगे तब लोग आपका हौसला अफजाई करेंगे। अन्यथा आप लाख सही हों, पर आप में खुद में यदि ऊर्जा नहीं है लड़ने की, तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। आप अपनी बात कहने के लिए कम से कम हाथ पाँव तो मारिए। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान 18,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,000 से ज़्यादा को मुकदमा चलाकर फांसी देने की तैयारी की जा रही है। मतलब अभी जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, जो प्रदर्शनकारी थे, तकरीबन 18,000 लोगों को पकड़ा गया है, और जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्कूल की लगभग छात्राएं हैं। अब देखिए, उन 18,000 में से 1,000 को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है,
अब तक 20 की सज़ा सुनाई जा चुकी है और 2 युवकों को फांसी पर लटकाया जा चुका है, जबकि 3 ने फांसी की सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इनमें से एक की अपील खारिज कर मौत की सज़ा बरकरार रखी गई है। सोचिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां दुनिया जश्न में डूबी हुई है, वहीं एक ऐसा देश है ईरान, जो वहाँ पे एक से बढ़कर एक प्रतिबंध लगाता चला जा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं हिंसा और कड़े कानून के माध्यम से वहाँ के डेमोन्स्ट्रेटर का, वहाँ के प्रदर्शनकारियों का दमन कर दूंगा, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि आज दुनिया को एकजुट होकर ईरान की महिलाओं, वहाँ के युवकों का साथ देना चाहिए जो हिजाब विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा का विषय है। यदि कोई महिला चाहती है कि हिजाब न पहने तो उसे न पहनने दिया जाए, उसका खुद का ये होना चाहिए। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की गोलाबारी से अब तक 500 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। देखिए, गोलियां भी बरसाई जा रही वहाँ के प्रदर्शनकारियों के ऊपर, 500 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो लोकतंत्र की सरकार होती है, जहाँ पे आम जनता ही सर्वोच्च होता है, सरकारें ऐसी हों। अब यहाँ पे ऐसी सरकारें सब निरंकुश हो चुकी हैं, सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई में जुटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिना किसी नेतृत्व के शुरू हुआ हिजाब विरोधी प्रदर्शन अब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में बदल रहा है। देखिए, पहले जो हिजाब प्रदर्शन था, धीरे धीरे स्तर से 1 से 2 से 4, 5 से 6, आज ये हाल है कि पूरा लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में बदल गया है। और वहाँ की जो सरकारें हैं, जो तत्कालिक सरकार, वो डर चुकी है कहीं तख्ता पलट न कर दिया जाए। आंदोलन की तपिश से ईरान के सख्त इस्लामी शासन के कालीन के नीचे सत्ता और शक्ति में टकराव से गृह युद्ध के खतरे का धुआं उठने लगा है। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हामिद अफजारी ने 30 दिसंबर को कहा था कि कुछ सैन्य कमांडर इस्लामी मूल्यों सर्वोच्च नेता के शासन के खिलाफ खड़े हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफजारी IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी सलाहकार हैं। तो इस चीज़ के बारे में आज बताने की आवश्यकता इसलिए है कि आज भारत देश में चले जाइए, कहीं भी भ्रमण करिए, महिलाओं के जो ड्रेस कोड है वो सुरक्षा का विषय है। महिलाओं के शरीर पे जो अच्छा लगे, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, चाहे सरकार हो, चाहे वहाँ का प्रशासन हो, चाहे शासन हो। तो ये होनी चाहिए ज़िंदगी। यदि कोई संस्था हो, कोई सरकार हो, आपको कुछ पहनने पे यदि रोक टोक करे, तो वो सरकार कभी भी आपके साथ नहीं हो सकती है। वो एक अलग से विचारधारा बनाना चाहती है। इसीलिए कहा जाता है, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ का जब आप भ्रमण करेंगे, ये हकीकत, ये सच्चाई है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में ये हो रहा है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए किस प्रकार से वहाँ पर रोका जा रहा है, और कहा जा रहा है यदि महिलाएं उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों में गई या अन्य देशों में गई तो फिर उनकी ज़िंदगी के लिए खतरा है। अब कोई मौला, अब कोई मुस्लिम कंट्री फतवा जारी नहीं करेगा। क्यों करेगा बताइए? फतवा जारी खाली भारत देश के लिए होता है। यदि कोई महिला है जो मुस्लिम है और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाएगा, अरे तुम्हें ये इस्लाम में करने के लिए मनाही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं बता दूं, हमारे देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर अपने विचार रखते हैं, खुलकर अपनी बातें रखते हैं, पर मैं कभी कभार जब उनकी बातें सुनता हूँ ना, बहुत ही चिंतित हो जाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, पर कभी कभार यही जो पत्रकार हैं, इनके जो विचारधारा है, जब किसी एक विशेष समुदाय के प्रति चला जाता है तो वो बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। आखिर हम कब तक आपस में लड़ेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर? आप अपने इर्द गिर्द ले लीजिए। इर्द गिर्द नहीं समझ में आ रहा है तो बड़े पदों पर जो आसीन हैं उन्हें देखिए। एक बड़ा एक्टर है जो मुस्लिम है, वो हिंदू एक्टर से शादी करता है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। एक बड़ी एक्ट्रेस है जो मुसलमान है, हिंदू एक्टर से शादी करती, कुछ नहीं होता है। एक बड़ा पॉलिटिशियन है, हिंदू मुस्लिम वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ जात पात धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता, वहाँ बस स्टेटस देखा जाता है।
और यही बड़े लोग हैं जो नेता लोग हैं, जब हम और आपस में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब हैं, जब हम आपस में शादियां करते हैं तो ये किस प्रकार से लड़ाने का कार्य करते हैं। इसे आप समझिए, इस विचारधारा को। कहीं न कहीं वो अपने लिए सब बेहतर समझते हैं, जो करना होता है कर लेते हैं, पर जब हमारी और आपकी बात होती है तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम और आप एक हों, वो कभी भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन यदि हम और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर एक हो गए तो उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ऐसे विशेष नेतागण हैं जिनकी पूरी तरह से जो रोटियां हैं वो धार्मिक आधार पर ही सेकी जा रही हैं। और जिस दिन यदि हम जागरूक हो गए, हम जात पात के चक्कर में न पड़कर हम विकास को पहली प्राथमिकता देंगे, उस दिन सही मायने में हम आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। किसी भी देश के लिए क्या चाहिए? जो सोच होनी चाहिए, जो मानसिकता होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, सेकुलर होनी चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आप एक सच्चे कल की, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, एक विकसित देश का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको इन ख्यालों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा हम इसी में रह जाएंगे। आज जो महिलाएं हैं पुरुष से कम नहीं हैं। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या खेल का मैदान हो, हर जगह जो महिलाएं टॉप कर रही हैं। बस आपको समझने की आवश्यकता है। जितने संसाधन आप अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली जेंट्स के ऊपर लगाते हैं, कभी महिला के ऊपर लगा कर देखिए। तो ये चीज़ें, जो डिस्क्रिमिनेशन था पहले महिला और पुरुष का, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। पर आज भी कुछ देश हैं जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, स्टेरियोटाइप के हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं, अभी जो पहले जैसे औरतें हुआ करती थी, बस उनका उद्देश्य यही था 10 ठो रख लो, उनसे बच्चे पैदा करो और अपना समाज बढ़ाओ, अपना परिवार बढ़ाओ। तो उसी मानसिकता से कुछ लोग आज भी उपज रहे हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। ये प्रहार तब होगा जब हम एक होंगे। और वैश्विक जगत को ईरान जैसे देश के संदर्भ में दखल देना चाहिए। वहाँ की महिलाएं जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनका साथ देना चाहिए। उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। तो यही समझने की बात है कि पूरी दुनिया जो जश्न में डूबी हुई है, पर ईरान में किस प्रकार से वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के प्रदर्शनकारी हैं, उनको फांसी दी जा रही है, उनका गला काटा जा रहा है, उन पर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं। कहाँ का न्याय है? क्या आप मुस्लिम देश नहीं बोलेंगे? अभी भारत जैसे देश में यदि किसी एक मुसलमान के ऊपर गलती से भी कुछ हो जाता, तो यही जो मुस्लिम कंट्री हैं तमाम तरह के दबाव बनाने लगते हैं। अब कहाँ गया वो दबाव? तो याद रखिएगा, हिंसा हिंसा ही होती है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो सही नहीं होता है। यदि ईरान जैसा देश ये सोचता है कि वो बहुत महान, बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, इन प्रदर्शनकारियों को गोली मार के फांसी देकर, तो गलत है। यदि ये हिंसा और भड़क गई तो ईरान पूरी तरह से नास्ता नाबूद हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की आपके पास विचार हों तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।